कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज चर्चा होगी एक और विषय पर और बात करेंगे क्योंकि अब चुनाव जो है बिल्कुल सामने सर पर आ चुके हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के। तो पार्टियों के बीच में चिंतन मंथन भी चल रहा है, समीकरण भी बन रहे हैं, लेकिन आज बीजेपी की तरफ से बैठक होनी है, उम्मीदवारों के नाम पर चिंतन मंथन होगा। तो इस बार उम्मीदवारों का चयन कैसे होगा? लोकल सर्वे भारी पड़ेगा या फिर आलाकमान हाईकमान तय करेगा? क्योंकि 2024 में यही कहा गया कि बीजेपी के जो नतीजे आए हैं, जो पूर्ण बहुमत नहीं खुद अपने दम पर पा सकी, उसकी वजह खराब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था। तो उस खराब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे सुधारा जाएगा और क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं और कितने मजबूत बन रहे हैं, इन तमाम फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे आज कॉफी पर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ पर होंगे। प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, राजीव तुरी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो शुरुआत प्रदीप जी आप ही से करते हैं। इस बार क्या होगा, आपको क्या लगता है? पार्टी के दफ्तर में तो अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू हो ही जाएगी, लेकिन क्या लगता है इस बार लोकल कैंडिडेट की से ज्यादा रहेगी या फिर आलाकमान के वो जो सर्वे और रणनीति रहती है वही हावी रहेंगे, वही पुराना ढर्रा पार्टी अपनाएगी? ये निर्भर करता है कि 2024 के नतीजे से सबक क्या लिया है। अगर देखिए कोई चीज़ सुधार उसमें तभी हो सकता है जब आप पहले माने कि गलती हुई। तो अगर गलती हुई तो सुधार के कदम उठाएंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं गलती नहीं हुई हमसे, दूसरे कारणों से हमारी ये परफॉर्मेंस रही, तो फिर आप सुधार के कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से सामने आ जाएगा। दूसरा एक चीज़ क्या होती है कि ज़्यादातर टिकटों के मामले में नीचे से जो नाम आते हैं ऊपर जो होते हैं सहमति होती है। कुछ टिकट होते हैं जिन पर जो है सहमति नहीं बन पाती है। तो सभी पार्टियों में होता है, केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहे। उसको छोड़ दिया जाता है किसी व्यक्ति विशेष पर, संगठन मंत्री या किसी और व्यक्ति पर, कि वो फैसला करेंगे। वहाँ फिर जो है वो व्यक्ति अपनी पसंद के हिसाब से, जिस व्यक्ति को अगर कोई मेरिट में ऊपर आ रहा है उसको नहीं देना है तो उस टिकट को टाल दिया जाता है। क्या यही होगा? क्या इस आधार पर कि वो संगठन में कितने समय से काम कर रहा है, जनता से संपर्क कैसा है, पिछले चुनाव में 24 के चुनाव में, बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए, बीजेपी ने जो अपना सर्वे कराया उसमें जिन लोगों के, चाहे वो सांसद रहे हों चाहे उम्मीदवार रहे हों, गैर सांसद भी, उनके बारे में जो फीडबैक आया कि नहीं इनकी छवि अच्छी नहीं है, इनका संपर्क अच्छा नहीं है, उसके बाद भी आपने टिकट दिया। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम चाहे जिसको टिकट देते हैं उसको जिता के ले आएंगे। और जनता ने पिछले कम से कम उत्तर प्रदेश की बात करें, 4 चुनाव से आपकी इस बात को माना कि आप जिसको खड़ा करेंगे हम आपके नाम पर, यानी प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दे रहे हैं। और उसके बाद 17 में सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ भी जुड़ गए उसमें कि इन दोनों के नाम पर वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट को छोड़ दीजिए, मत देखिए। लेकिन इस बार जो है उल्टा हो गया। इस बार ये हुआ कि नहीं, कैंडिडेट जो है इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप हमारे सर पे बिठा देंगे किसी को और हम स्वीकार कर लेंगे, ये नहीं होगा। तो जैसे ही मामला लोकल आता है सबसे ज़्यादा परेशानी बीजेपी को होती है, क्योंकि स्थानीय होने का मतलब है कि जाति पर जाएगा मामला, और वो बीजेपी की कमज़ोर कड़ी है जो इस चुनाव में खुलकर सामने आई कि आपका एजेंडा जब तक हिंदुत्व और राष्ट्रवाद रहेगा तब तक आपके लिए आसानी होगी। आपने ठीक है सामाजिक समीकरण बनाया, 14 में भी बनाया, 17 में भी, तो सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर कहे जाने लगे थे। हाँ बिल्कुल, तो उसका फायदा भी मिला आपको। लेकिन हर चीज का एक सैचुरेशन लेवल होता है। अगर आप उसमें और ऐड नहीं करते, एडिशन नहीं करते हैं, और आपको लगता है कि ये स्थायी हो गया, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो फिर समस्या आती है। दूसरा जो है, जब तक आपको फॉलो करता रहता है तब तक वो पिछड़ता रहता है। जब वो स्टैंडर्ड सेट करने लगता है, नैरेटिव सेट करने लगता है, तब आपको दिक्कत होती है। कम से कम उत्तर प्रदेश में यही हुआ। अखिलेश यादव ने जिस तरह से टिकट बांटे, सामाजिक समीकरण का जो ध्यान रखा, उससे बीजेपी एक तरह से बोल्ड हो गई। उसको इसकी उम्मीद नहीं थी, इसके लिए तैयार नहीं थी, तो नतीजे में सामने आ गए। ठीक है राजीव जी, अगर हरियाणा की बात करें, पहले हम धीरे धीरे फिर आगे जम्मू कश्मीर, हरियाणा की बात करें तो वहां पर बीजेपी के जो समीकरण है, अभी तक नॉन जाट पॉलिटिक्स प्ले करते हुए, एक आपने सरकार चलाई, एंटी इनकम्बेंसी थी तो आपने चेहरे बदल डाले हैं, लेकिन आपको लगता है कि हुड्डा जिस तरह से स्ट्रांग हो रहे हैं और जिस तरह के लोकसभा के परिणाम थे, वहां सैनी साहब जैसी शख्सियत जो है वो अच्छी टक्कर दे पाएगी?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा का चुनाव बीजेपी के लिए जीतना बहुत आसान है। आसान है। मैं उसका आपको उदाहरण देता हूँ। पंजाब में लंबे समय तक शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का एक गठबंधन रहा। वो जो गठबंधन था वो राजनीतिक कम था, सोशल ज़्यादा था, सोशियो पॉलिटिकल गठबंधन था। और जब से वो गठबंधन टूटा है उसके बाद से आप पंजाब की स्थिति देखिए क्या है। बीजेपी के लिए हरियाणा में चुनाव जीतना क्यों आसान है? जो बात आप कह रही हैं, अगर बीजेपी वो बात इस चुनाव के बाद से कर देती कि ये वाला जो चुनाव है ये जाट वर्सेस नॉन जाट है, तो अब बहुत आसान है कि चुनाव जीतना। क्योंकि जितने भी जाट मुख्यमंत्री रहे उसके समय में जो बाकी 36 बिरादरी थी उसकी क्या स्थिति थी वो लोगों को आज भी ध्यान है। उनके लिए वो ये करें तो बहुत आसान है, परंतु वो करेंगे नहीं, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सोशल डिवाइड है जिसको पिछले 10 साल में उन्होंने भरने का प्रयास किया है, परंतु कितना भर पाए हैं वो अभी डिवीजन दिखता है। हाँ। मगर अगर वो ऐसा कर देंगे तो एक ये बहुत गहरी खाई जो है जाट वर्सेस बाकी नॉन जाट होते ही एक बहुत गहरी खाई बन जाएगी, जो बीजेपी किसी भी हालत में राज्य को हारने की एक्सटेंट तक जाएगी ये नहीं करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मगर कांग्रेस का भी जो घर है वो कोई मतलब हुडा वर्सेस हुडा, वहां पर कोई एक सर्वमान्य नेता है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गुड़गांव नहीं। में, दिल्ली में आज ही बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, दलित मुख्यमंत्री चाहिए, शैलजा, हाँ, कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाइए। रणजीत सिंह सुरजेवाला कर्नाटक की जीत के बाद बॉयंट है, उनको भी लगता है कि मेरे को ही इतने वर्ष हो गए, शायद मुख्यमंत्री मुझे ही बन जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि, और दूसरा, आप यदि ये जो चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें भी अगर आप देखें बीजेपी ने 10 सीट लड़ी, कांग्रेस ने 9 लड़ी, एक आम आदमी पार्टी ने लड़ी। आम आदमी पार्टी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि अर्बन सीटों पे आम आदमी पार्टी कितना वोट काटेगी एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे, वो भी एक देखने वाली बात है। और इन 90 सीटों में से 44 सीटों पे भाजपा जीती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी 42 पे कांग्रेस और 4 पे आम आदमी पार्टी, 4 विधानसभाएं आम आदमी पार्टी जो है वो जीती है। और ये तब है जब सब तरह की एंटी इनकम्बेंसी जो है वो सिटिंग एमपीज के खिलाफ भी थी, किसान आंदोलन भी था, जाट नाराज भी था। जब ये सारी बातें जो है वो मीडिया में या नैरेटिव में बनाने की कोशिश हो रही थी, उस समय में भी बीजेपी सबसे इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उस चुनाव में भी। तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा का चुनाव जो है वो एकदम ऐसा डिसाइडेड सा ही चुनाव हो गया है कि हुड्डा जी आ गए हैं तो इसलिए सब तरफ जो है वो खुशहाली हो जाएगी और एकदम बम्पर वोट डलेगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें पिछले 10 साल में जो हुई हैं और उसका इम्पैक्ट जो है, जैसे नौकरियों की बात करें, बिना पर्ची खर्चे के नौकरियां मिलने वाला जो विषय है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव हैं बीजेपी के लिए भी। तो और अभी कुछ और अच्छी योजनाओं का ऐलान किया है जिससे भी फर्क पड़ेगा। एमएसपी है, कोई भी राज्य 24 फसलों पर एमएसपी पे खरीद नहीं करता, हरियाणा अकेला राज्य है जो करता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो है, और मुझे नहीं लगता कि ये चार जिलों के जो कुछ नेता धरने पर आकर बैठते हैं किसान आंदोलन के नाम पे, वो पूरा चुनाव डिसाइड करेंगे। आनंद जी, जैसे यहाँ पर देखते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री की जो छवि है वो काफ़ी पोलाइट, हम्बल, कहते हैं काफ़ी मिलनसार है, उस तरह की लगती है। लेकिन जबकि उनके सामने जब हुड्डा आते हैं तो वो एक कड़क और बड़े अथॉरिटेटिव, हालांकि उनकी ये जो उनकी ये नीति है उनकी पार्टी के लोगों को ही नहीं पसंद आती, बट उस तरह की छवि रहती है। तो आपको लगता है कि इसका कुछ असर पड़ेगा, या फिर सैनी साहब एक पिछड़े वर्ग को केटर कर रहे हैं तो उसका फायदा ही मिलेगा? हरियाणा का चुनाव मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा इस लिहाज से अलग होगा कि हुड्डा साहब तो पिछले 2 चुनाव में भी कांग्रेस के केंद्र में थे, है ना। जितने भी चुनाव हुए हैं, जब से खट्टर साहब बने थे तब से हुड्डा साहब उनके विपक्ष में रहे हैं। मुझे लगता है कि हरियाणा में इस बार स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा, जो लोगों की परेशानियां हैं उस पर चुनाव होगा। जैसे सैनी साहब अगर उसको ठीक कर ले गए होंगे, जैसे वहां एक बड़ा मुद्दा इस वक्त हो गया है वो फैमिली कार्ड का, किसी का नाम आज इंटर होता है कल बाहर हो जाता है, और लोगों को इतनी परेशानी हो रही है उसमें एंट्री कराने में। तो अगर वो ये सब जो, और सबसे बड़ी बात है कि अफसरशाही पे लगाम लगा पाएंगे कि नहीं। उत्तर प्रदेश की हम बहुत देर से बात की, प्रदीप सर ने भी बोला, उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बड़ा फैक्टर अफसर भी थे। बिल्कुल, जीत हार में अफसरों की बड़ी भूमिका थी,
और कुछ अफसरों को बाद में थोड़ा पारितोषिक भी मिला कि बांदा में थे, उनको लखीमपुर खीरी का डीएम बना दिया गया। कुछ लोग अभी भी जहां से बीजेपी के लोग हार गए वहीं बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें प्रशासन की भी देखनी पड़ेगी। सोशल इंजीनियरिंग के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी को ऑफिसर्स इंजीनियरिंग भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफिसर्स जो इस तरह के छोटे स्टेट होते हैं ना, इसमें बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। बड़े में तो डालते हैं, लेकिन अब जैसे अभी उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने वाले हैं, मिल्कीपुर से या कटेहर से, मैं नहीं जाऊंगा उस पर, चलिए वो अलग विषय हो जाएगा। लेकिन हरियाणा में मुझे लगता है कि प्रशासन से लोग थोड़े परेशान हैं। चुनाव खुला हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई ये कह दे कि कांग्रेस पार्टी स्वीप करने वाली है। कांग्रेस पार्टी अपने अंतर कलह से जूझ रही। कल ही अखिलेश यादव ने 6 सीट मांग ली वहां कि अहिरवाल इलाके में, अहिरवाल इलाके में यादवों की संख्या है, तो हमें 6 सीट दे दो। अब हरियाणा का असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा, बार्गेनिंग है। अब कल को लालू यादव भी INDIA गठबंधन के कह देंगे कि हमारे यादव वोटर भी, हमको भी 2 सीट तो कम से कम दे दो। तेजस्वी तो कह सकते हैं, भाई बड़े नेता हैं बिहार के। तो ये थोड़ी अंतःकलह से पार्टियां जूझ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी उससे मुक्त है। और थोड़ा सा एक चीज और देखना पड़ेगा कि मनोहर लाल जी की कितनी भूमिका अभी चुनाव में बची हुई है। आज जो टिकट बंटवारा होगा उससे ये साफ होगा कि मनोहर लाल जी की छाप अभी भी वहां है या मनोहर लाल जी से हरियाणा बीजेपी मुक्त हो चुकी है। नहीं, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी अभी मनोहर लाल जी से हरियाणा। देखिए, 2 बड़ी 20-22% वोट जो है वो जाट वोट है। उसके बाद जो सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है वो पंजाबी है, जो शायद 15-18% के आसपास है। बाकी सब उसके बाद वो बना हुआ है, नैरेटिव बना हुआ है कि जाट है वहां सबसे ज्यादा, जबकि ऐसा है नहीं अगर देखा जाए। लेकिन वही नैरेटिव है ना, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में जाके आप जाटलैंड कह देते हो, जबकि वो जाटलैंड है नहीं। 1-8 लाख ही जाट है शायद वहाँ। वोकल है, दबदबा है, और जाट कम्युनिटी जानी भी उसी के लिए जाती है। तो शायद इस कारण से थोड़ा, जैसे बिहार में बेचारे भूमिहार 2% है और हर चीज के लिए भूमिहारों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। प्रदीप जी, अगर देखें, आपको क्या लगता है हरियाणा की फाइट जो है, अगर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगी तो बीजेपी को नुकसान होगा? अगर वहां पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी है, जेजेपी है, फिर INLD है, ये सब लोग अगर डट के आते हैं मैदान में, तो फिर बीजेपी के लिए चुनाव निकालना आसान? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, इस चुनाव तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही होगा। आपको नहीं लगता 3-4 बाकी पार्टियां मार्जिनलाइज हो जाएंगी? क्योंकि सवाल यह है कि विकल्प कौन है बीजेपी का या कांग्रेस का विकल्प कौन है। लोगों की नज़र में भाई फैसला उनको ये करना है कि इस सरकार को एक मौका और देना है या सरकार बदलनी है। सरकार बदलनी है तो उसका विकल्प कौन है? तो कांग्रेस के अलावा तो वहाँ कोई और दिखाई देता नहीं है। तो जाहिर है कि जो है, अगर उनको बीजेपी को हटाना है तो कांग्रेस के साथ जाएंगे, अगर बीजेपी को एक मौका और देना है तो बीजेपी के साथ जाएंगे। विधानसभा चुनाव क्योंकि लोकल लेवल पे होते, तो ऐसा नहीं कि भाई जो पार्टीज हैं दूसरी, वो भी अपने कैंडिडेट, उनका भी कुछ होल्ड लगा, तो वोट काटने का काम तो जरूर करेंगी वो जो है दुधारी तलवार की तरह होती है। लोकल कैंडिडेट है, उसकी अपनी जाति का वोट है, उसके मान लीजिए कि बीजेपी या कांग्रेस का एक कैंडिडेट है जो मजबूत है वहां पर, लेकिन एक किसी छोटी पार्टी का, आम आदमी पार्टी को जोड़ लीजिए या किसी और पार्टी, जेजेपी को कर लीजिए, वो सवाल ये है कि वो वोट किसका काट रहा है। इससे फायदे नुकसान का फैसला होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव का नतीजा सबसे ज्यादा जिस बात पर निर्भर करेगा वो है कम्युनिकेशन। ये कमी बीजेपी की केंद्र से लेकर राज्य तक है कि अपनी सरकार की उपलब्धियों की जो अभी बात हो रही थी खर्चा और पर्चा की, ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है हरियाणा में। दूसरा, शुरू में ही जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो बड़ा विरोध था। हर विधायक का कोटा तय होता था शिक्षकों की भर्ती में। इसी के घोटाले में चौटाला जो है जेल गए थे, आज तक भी है। हाँ, आज तक भी है। तो इसलिए ये बड़ा मुद्दा था वहां कि वो पर्ची मिलती थी, विधायक को छूट थी कि जिसको चाहे वो अपॉइंट करवा दे। मनोहर लाल खट्टर ने जाते ही बंद कर दिया। पार्टी के अंदर विद्रोह हुआ, ये बंद नहीं होना चाहिए, सब विधायक खिलाफ हो गए। तो अमित शाह गए, बैठक लिया विधायकों की और कहा कि ये जो फैसला लिया है सरकार ने ये जारी रहेगा, जो पार्टी छोड़ना चाहता है अभी उठ के चला जाए। उसके बाद खत्म हो गया सब। पर ये सब तो बातें नीचे कहां पहुंची? वही कह रहे हैं, कम्युनिकेशन। आपकी जो उपलब्धि है
वो नीचे तक अगर आप पहुंचा नहीं पाते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत, फिर आपका विरोधी जो नैरेटिव बनाता है वो चलने लगता है। और खिलाफ नैरेटिव बनाना, कोई नकारात्मक बात फैलाना ज्यादा आसान होता है सकारात्मक बात की तुलना में। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, जजपा जाट वोट काटेगी कि नहीं काटेगी? कांग्रेस को नुकसान करेगी जजपा, क्योंकि हुड्डा जी के वोटर भी वही हैं जो जजपा के वोटर है दुष्यंत के। तो ये इसमें क्या गुल खिलेगा हरियाणा में? नहीं, जो पिछले 5 साल की उनकी राजनीति रही उससे डिस्क्रेडिट हो चुके हैं देखिए दुष्यंत चौटाला। लेकिन ये बात सही है कि उनको जो भी वोट मिलेगा वो जाट वोट ही मिलेगा। 1%, 2%, 3% वो जो 2 पॉइंट कुछ मिला है अभी लोकसभा में, वाला इलाका पूरा, तो वहां जो भी मिलेगा उनको वो जाट वोट ही मिलेगा। और अगर जाट वोट कटेगा तो अगर जाट वोट कटेगा तो जाहिर है नुकसान कांग्रेस कांग्रेस को होगा, लेकिन कितनी बड़ी मात्रा में काटते हैं इस पर निर्भर करेगा। तो और दूसरी बात, ये बात वोटर को बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है कि कौन सिर्फ वोट काटने के लिए है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजिक वोटिंग जो है, जो पहले सिर्फ मुसलमान करते थे, दूसरे वर्गों में भी धीरे धीरे आ रहा है कि अगर हराना है तो हमको एक होकर वोट देना होगा, भूल जाना होगा बाकी जो डिफरेंसेस हैं उनको भूलकर जिसको जिताना चाहते हैं उसके साथ खड़े हो जाए। तो अब जाट क्या तय करेंगे? जाटों में नाराजगी जो है, एक बड़ा कारण ये है कि उनको लगता है कि हरियाणा हमारा राज्य है, बिल्कुल, तो यहाँ हमारा शासन होना चाहिए। 10 साल से सत्ता से बाहर है। तो ये उनके लिए इस बात को पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। अब तो किरण चौधरी को राज्यसभा मिल गया सर। अब तो उसका कोई ज्यादा, लेकिन किरण चौधरी का खुद का होल्ड कितना है ये भी तो देखिए ना। नहीं देखिए, हिस्टोरिकली तो हरियाणा में 3 परिवार रहे, देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल। हरियाणा के 3 लाल, जो तीनों लाल आपके साथ हैं। अब तीनों लाल जो है वो भाजपा के साथ है। लेकिन ये बताइए उन तीनों लालों का वोट कितना बचा हुआ है? अब उनकी खुद की हैसियत कितनी है? नहीं, मैं उसमें भी बात कर लेते हैं। देखिए, जो चौधरी देवीलाल के परिवार से 2 लोग, रणजीत सिंह और आदित्य चौटाला, ये दोनों जो हैं ये लोग भाजपा के साथ हैं। और रणजीत सिंह चौटाला जो है वो चुनाव जीत कर आते हैं, वोट इंटैक्ट है। उसके बाद आप बात करिए कुलदीप बिश्नोइयों का, आज भी अभी बहुत क्लोज हारे। जिस सीट से हारे वो शायद 8 या 9 हजार वोट से हारे, अभी भी पूरी लोकसभा सीट को भी जो वो हारे हैं। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई का अपना एक वोट है, वो इंटैक्ट है। आदमपुर उसके आसपास में मुझे लगता है कुलदीप बिश्नोई जी एक विधानसभा क्षेत्र के नेता तक सीमित करेंगे। और एक उनका 2 विधानसभा शायद वो वैसे वो तो है भी तो 90 ना, कुल विधानसभा की सीटें है भी तो 90 ना, छोटा राज्य। तीनों लाल को अगर मिला लीजिए परिवार को, तो 5-6 सीट है उनके पास। 5-6-7 सीट जो है वो उस पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इतना ज्यादा लालों की अब मुझे लगता नहीं है। भाई साहब, 90 सीट की विधानसभा पे 5-6 भी बहुत होते हैं। पिछली बार चौटाला के 11 थे सर, 11 10 या 11 थे। 10 में से 5 शायद चले गए दुष्यंत के, अभी 4 या 5 चले गए शायद, ज्यादा चले गए। तो उन्होंने ही सरकार बनवाई थी, वही जो 8-10 लोग बचे थे। और फिर कुछ हरियाणा का जो इतिहास है वो ऐसा है, 3-4-5 जो है वो निर्दलीय भी जीत कर आते ही आते हैं। गोपाल कांडा जैसे लोग भी तो जीते। बादशाहपुर जैसी सीट पे वो राकेश दौलताबाद थे, देहांत हो गया उनका बीच में ही। उनकी पत्नी है कुमुद रानी दौलताबाद, वो चुनाव लड़ने के लिए है। फिर उसके बाद ये जो आपके राव इंद्रजीत सिंह और नरवीर यादव है, वैसे ही वहां पर जवाहर यादव है बादशाहपुर से। तो ये सब लोग भी अहीरवाल में जवाहर यादव जी को टिकट मिल जाएगा इस बार? क्या मिलना चाहिए, युवा नेता है। चलिए, इसी पर मंथन भी चल रहा है और कहा गया है कि 90 आज हरियाणा का नहीं होगा। नहीं, आज तो नहीं है, लेकिन कल या परसों, आज तो सिर्फ जो पहले फेज में जो कश्मीर में जो है उन्हीं की, क्योंकि 27 तारीख को नामांकन है तो वक्त क्लोज है, तो आज ही अनाउंस करने होंगे ये। लेकिन सर एक बात बताइए कि यहाँ पर जो स्थिति है कि कहा जा रहा है कि 3-3, 5-5 नाम मंगाए गए हैं और उन नामों पर फिर चिंतन मंथन होगा, फिर शॉर्टलिस्ट होंगे, एक पूरे प्रोसेस के तहत टिकट का बंटवारा होगा। लेकिन इस बीच खबरें आ रही हैं कुछ नेता भी अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहे हैं, और अगर वो टिकट नहीं मिलते हैं उन्हें, क्योंकि बीजेपी परिवारवाद और एक व्यक्ति एक पद को प्रमोट करती है, तो वो काम नहीं करेंगे अपने एरिया में। बीजेपी एक व्यक्ति एक पद को प्रमोट करती है कैसे? नड्डा जी अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी हैं। तो मुझे लगता है विशेष परिस्थिति, अच्छा विशेष परिस्थिति, जून तक का कार्यकाल था, एक्सटेंशन पे है ना। अच्छा, वो एक्सटेंशन मतलब ये भी एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत थोड़ा लचीला है, वो एक्सटेंशन मिल सकता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एंड एक्सेप्शंस विल सी द एक्सेप्शन इन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो।
टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सेप्शन दिखेगा? मुझे लगता है कि कहीं अगर कहीं सर्वे में कुछ नाम आता होगा तो देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पद्धति है, ये जो के पार्ट, ये सारी जो बातें हम लोग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध तौर पर विजिबिलिटी को आधार बनाती है और उनके एक व्यक्ति कोई सर्वे नहीं करता, उनके 3-4 एजेंसियों से सर्वे होते हैं और सर्वसम्मति से जिसका नाम आता है, मोटे तौर पर अगर कोई और कंसीडरेशन उत्तर प्रदेश की तरह ना हो तो मोटे तौर पर टिकट उनको ही मिलता है ना? तो ऐसा मिलना चाहिए नहीं, मोटे तौर पर, इसीलिए मैं मोटे तौर पर, और उत्तर प्रदेश का इन्होंने कहा ना एक्सेप्शन वाली बात, तो मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल अलग है सर, है ना? उसमें इतने सारे फैक्टर हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है पिनाज, उसके अलग अलग फैक्टर निकल के अभी तक निकल के आ रहे हैं, पोस्टमार्टम अभी तक चल रहा है, अभी तक निकल रहा है। अच्छा, सबके पास अपनी अपनी थ्योरीज हैं, बिल्कुल। तो मुझे जो बीजेपी का लग रहा है, और बीजेपी चूंकि ठोकर खा चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो गलतियों से सबक लेने वाला है। और वो आप किसान आंदोलन के समय भी देखिए, प्रधानमंत्री को जब लगा कि ये गड़बड़ हो रहा है, हालांकि मेरा उसमें मत भिन्नता भी है मेरी, लेकिन प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से आके कहा कि ये गलती हम वापस लेते हैं। तो अगर मोदी जो कहते हैं कि मुझे ऐसे, मेरी राजनीतिक चालों को ऐसे नहीं पहचान पाओगे आप, वो कई बार कह चुके हैं कि आप मेरे डिसीजंस को देख के बिंदु जोड़ के पहचान सकते हो। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्णयों के बिंदुओं को जोड़ते हुए हम देखते हैं, तो मुझे लगता है इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कई बड़े नेताओं के पुत्रों को शायद टिकट ना मिले। हो सकता है मिले। प्रधानमंत्री के बयान पर ध्यान दीजिए जी। उन्होंने कहा मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है कि एक परिवार से 5-10 लोग राजनीति में जाए, इसमें कोई तो 1 लाख लोगों को लाना चाह रहे हैं, युवाओं को, नए लोगों को लाना चाह रहे हैं, मतलब, लेकिन ये नहीं कहा कि परिवार से ही लाना चाह रहे हैं। तो उस रूल को एक तरह से बीजेपी ने रिलैक्स कर दिया। बीजेपी फर्क करती है परिवारवाद और वंशवाद में। हाँ, वो तो कि आपके जन्म से नहीं तय होगा कि आपको पार्टी में क्या पद मिले, वो ये तय नहीं करेंगे कि मतलब, वो कहते हैं कि हम इसके खिलाफ है। किसी परिवार से, जैसे राजनाथ सिंह जी के बेटे का ही मामला आया, तो प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया उससे जो है स्पष्ट हो गया कि उनके दूसरे बेटे को भी राजनीति में आने का मौका है। हाँ बिल्कुल है। तो हो सकता है मिले, क्योंकि इसका आकलन इस आधार पर होगा कि टिकट देने से फायदा होगा कि नुकसान। बस विनेबिलिटी। जाहिर सी बात है कि अभी लोकसभा चुनावों के बाद पार्टी के लिए अब वो लूज करना नहीं मिलेगा ही, और ऐसा भी नियम नहीं है किसी भी हालत में नहीं देंगे। क्योंकि पिनाज जिन बड़े नेताओं की ओर संकेत कर रही हैं, उनके बेटों की बहुत विनेबिलिटी नहीं दिखती है सर। हाँ, तो उनको नहीं मिलेगा। हाँ, ये रूल जो है बड़ी स्ट्रिक्टली बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव में लागू किया था कि किसी कॉर्पोरेटर को, किसी जिला पंचायत अध्यक्ष को, एमएलए के या एमपी के बच्चों को या परिवार के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। उसका नुकसान हुआ था। बिल्कुल। तो क्योंकि उनका अपना एक क्लाउड होता है, उस इलाके में असर होता और है, खास करके स्थानीय निकाय में तो हाँ, बहुत, तो किसी से भी जो है रेस में थोड़ा आगे रहते हैं हमेशा। अब वो कितना आगे रह पाएंगे, उनका अपना कनेक्ट कितना है, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। तो कोई नियम जो है वो ऐसा नहीं है कि तय हो चुका है, नहीं मिलेगा या मिलेगा ही, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, फिर वही बात विनेबिलिटी। और जो पार्टी का एक स्ट्रैटेजी रही है, जैसे कि अभी खट्टर साहब को हटा के सैनी साहब को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आप ले आए, कैबिनेट आपने पूरी बदल दी, तो आपको लगता है कि इस बार काफी एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए काफी लोगों के टिकट्स कटेंगे? जो गुजरात फॉर्मूला है वो तो आज तक यही रहा है कि हर चुनाव में 30-40% लोगों के टिकट आप बदल देते हैं और उसके कारण से जो है वो दोबारा सरकार जो है आपकी आ जाती है। और मुझे लगता है कि उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि आप एक बात तो ये मानिए कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन भी हुआ है बीजेपी में, जिसके कारण से नीचे कार्यकर्ता या इलेक्टेड मेंबर के अपने दिमाग से बहुत कुछ करने वाला नहीं बच पाता है या नहीं बच रहा है। तो उसके कारण से उसकी इनएक्टिविटी अब इस चुनाव में भी, और जो एनडीए
पुराने एनडीए 2 के बाद का जो अटल जी वाला चुनाव था कि अटल जी तो जीतने चाहिए, स्थानीय की कनेक्टिविटी, उसकी अप्रोचेबिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, इस कारण से वो तो जीतने चाहिए, नीचे अपना कैंडिडेट हार जाएगा तो भी चलेगा, बाकी तो 400 जीत ही रहे ना, तो अपना 2 हार भी जाएगा तो वो थोड़ा इस बार 2024 के चुनाव में भी कुछ ये था, ऐसा है डेंजर जोन में जब तक नहीं जाएंगे तब तक एनालिसिस कैसे करेंगे, नहीं तो फैक्ट आते रहेंगे। तो इस कारण से मुझे लगता है कि कुछ स्थानों पर ये बदल होना भी चाहिए। आप देखिए, मैं ये मानता हूं 15 साल शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में राज किया, हारने का कोई कारण नहीं था, जितने काम उन 15 सालों में हुए अगले 13 साल में वो सब सत्यानाश हुए हैं, मगर तो भी वो हारी केवल इसलिए लोग चेहरा देख देख कर बोर हो गए थे। तो ये भी एक फैक्टर राजनीति में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के साथ फटीग आ जाता है, ब्रांड फटीग हो जाता है। नेशनल पार्टी का जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका इफेक्ट ज्यादा। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा के सोच रहा हूं कि क्या देवतुल्य कार्यकर्ता हरियाणा में, जो देवतुल्य कार्यकर्ता हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो पूरी शक्ति से लगेंगे क्या पार्टी के साथ? लेकिन ये देखना होगा टिकट बंटवारे में देवतुल्य कार्यकर्ताओं का ख्याल कितना रखा जाता है, या फिर जो दूसरी पार्टी छोड़कर आते हैं उनको मेवा मिल जाता है, ये भी एक फैक्टर रहेगा। नहीं, देखिए, दूसरी पार्टी छोड़ के आना तो पार्टी के विस्तार की नीति है, वो तो अब आप उस समय मुझे याद पड़ता है जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, तब लोगों ने कहा था अरे यार कांग्रेस से आए व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बना दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो कांग्रेस से ही आए थे ना, तब ये नैरेटिव चला था। अभी मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें ये नैरेटिव था कि अरे कांग्रेस के आदमी को बना दिया इन्होंने, लेकिन उन्होंने ही आगे बढ़ाया ना, उन्हीं की विचारधारा को लेके आगे चल रहे ना। तो बाहर से आने वालों को लेकर वो पार्टी की बहुत पुरानी नीति क्लियर है, मतलब उससे कार्यकर्ता थोड़े दिन नाराज रहता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क पड़ता है। देखिए 2014 के बाद, जब 2014 के चुनाव में बहुत से लोग बाहर से आए, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा में बड़ी नाराजगी थी कि बाहर वालों को लिया आपने और एन मौके पर टिकट दे दिया। तो अमित शाह ने एक बैठक ली थी भाजपा के कार्यकर्ताओं की, विधायक भी थे और उसके अलावा पदाधिकारी, पूर्व विधायक, ये सब लोग थे। उनसे पूछा वहाँ बैठक में उन्होंने कि कौन लोग, कितने लोग हैं ऐसे जो भाजपा में कम से कम 18-20 साल से काम कर रहे हैं। ज़्यादातर हाथ उठ गए। बोला कि कुछ मिला तुम्हें? उन्होंने कहा नहीं। तो बोला कि इनको कैसे मिल जाएगा 20 साल में तुमको नहीं मिला तो इनको कैसे मिल। लेकिन अब उसका उल्टा हो रहा है। हाँ, वो रवनीत बिट्टू को देखिए ना भाई। नहीं, केवल रवनीत बिट्टू नहीं, बहुत सारे एक उदाहरण दे रहा हूँ। मई में आए, जून में मंत्री बने, राज्यसभा मिल गया, तो मतलब किरण चौधरी का उदाहरण नहीं है, चौधरी का उदाहरण 4 दिन पहले आई, 4 दिन बाद नॉमिनेशन भर के। अशोक चौहान को देखिए, वो उड़ीसा में एक सांसद। आने में हर्ष नहीं है, सवाल ये है कि वो लेकर क्या आए, इसका असेसमेंट हो रहा है क्या। अशोक चौहान आए तो आपको महाराष्ट्र में आपका वोट बढ़ाया या आपका वोट कम करने में मदद की, इसका असेसमेंट जब तक नहीं होगा, सही बात, तब तक नाराजगी रहेगी। अगर जो आता है वोट बढ़ाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, सरकार लेकर आए, हेमंत बिस्वा शर्मा, इसलिए हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा आए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपकी पार्टी के संगठन को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान किया। तो अगर आप वैल्यू एडिशन करते हैं तो आप कहीं से भी आए हो, वो अच्छी बात है। वो एक तरह से जो है इनऑर्गेनिक ग्रोथ है पार्टी की, संगठन। अब जैसे प्रोफेसर साहब का भी तो केस आया है अभी जो, हाँ नहीं, उनके आने से तो मुझे लगता है 10-20 लाख वोट कम ही हुए होंगे, बड़ा चलिए, इसलिए शायद रोक भी दिया वो, अभी पता नहीं। हाँ, मुझे ना उनके अपॉइंटमेंट की जानकारी है ना उनके रोक दिया शायद। चलिए, तो अभी फिलहाल एक और, अब हरियाणा से थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ से अब जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं। तो वहां पर 2 डिवीजन हमेशा साफ दिखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है, कुछ वो परिवर्तन या वैसे ही जैसा चलता आ रहा था सब कुछ वही रहेगा? नहीं, देखिए, परिवर्तन होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, होना चाहिए। जो डीडीसी के चुनाव हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, उससे लगा कि लोगों में एक नई भूख राजनीति के लिए नए लोगों में जगी है, तो राजनीति को बदलना चाहते हैं। वो बोर हो गए हैं इन परिवारों से, 2 परिवारों की जो राजनीति चल रही है और जम्मू कश्मीर पर जिस तरह से उनका शिकंजा है उससे। लेकिन पब्लिक में उनकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी बनी है, ये इस पर निर्भर करेगा। नहीं, वो बोरियत को आप किसको कॉम्पनसेट करते हैं ये भी देखना होगा। नहीं, हाँ, और ये एक इंडिकेशन तो ये हुआ कि उमर अब्दुल्ला और दोनों चुनाव
तो पब्लिक ने एक तरह से उनको रिजेक्ट करने का एक संकेत तो दे दिया, लेकिन सवाल यह है कि विकल्प कौन है। घाटी में तो बीजेपी कुछ नहीं है, उसको कोई न सीट मिलनी है न वोट मिलने हैं। जम्मू से कितना लेकर आती है बीजेपी, एक फैक्टर ये है। और दूसरा फैक्टर जो है, मेरा मानना है कि ये जो 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35 से हटाया गया, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर के मुसलमान और देश भर में, चाहे पसमानदा का मामला हो, दूसरे मामले हो, बीजेपी ने जो मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश की है, मेरा मानना है उसका रेफरेंडम होगा। घाटी में कुछ वोट बढ़ता है बीजेपी का कि नहीं? जम्मू में भी 2-3 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन काफी है, तो क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी सफल होती है कि नहीं? तो ये एक तरह का जो है रेफरेंडम होगा कि जिन नाराज हैं उन परिवारों से, लेकिन अगर फिर भी उनके साथ जा रहे हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं होगा बीजेपी के लिए। तो और बीजेपी के लिए सरकार बनाने का एक ही तरीका है कि ये जो छोटी पार्टियां हैं इनसे कुछ विधायक जीत कर आए, उनके साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, या कुछ निर्दलियों को सपोर्ट करें, जैसे कि खबरें आ रही हैं। करना ही पड़ेगा, उसके अलावा विकल्प नहीं चाहे है। अपनी पार्टी हो, चाहे सज्जाद लोन की पार्टी हो, इस तरह की पार्टियां अगर कुछ विधायक जिताकर लाती हैं तो संभावना बनती है। लेकिन पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलायंस की कम से कम अभी कोई संभावना दिखती नहीं है। लेकिन राम माधव जी को एक बार फिर से मतलब आउट थे, अचानक से फिर जम्मू कश्मीर दोबारा लाए गए, तो क्या इसके पीछे, क्या सब लोग अटकलें तो लगातार चल ही रही हैं, लेकिन वो क्या करेंगे और क्या कुछ भूमिका होगी इस तरह के नए कोएलिशन करने में? अनंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में नहीं, मैं तो राजीव जी, मैं बोल सकता हूँ, मैं पूरा आपसे सवाल मैंने जानबूझकर ही पूछा है, मैं पूरा ये सवाल इधर नहीं जा सकता था। मैं पूरा नहीं, मैं चिंता मत करो, इनको एक ग्राउंड दे देता हूं, लूज बॉल दे देता हूं। राम माधव जी, मुझे लगता है कि आरएसएस के 100 वर्षों के इतिहास में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले मेंबर होंगे, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, जिनको सक्रिय राजनीति में दायित्व दिया गया है। प्रदीप सर बेहतर बता पाएंगे, एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं अभी वो, कार्य समिति के, और वहां से अखिल भारतीय कार्यकारिणी, अखिल भारतीय कार्यकारिणी जो भी कहिए आप उसको, अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो। बहुत कम लोग होते हैं उसके सदस्य, और उनको डायरेक्ट जम्मू चुनाव का प्रभार दिया गया। अब आप आगे बढ़ा सकते हैं इस बात को। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स मुझे लगता है एक बार खोजेंगे एनेक्डोटल, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदीप जी होते हैं, तो वो इसके कुछ उदाहरण पिछले भी खोज कर बता पाएंगे। एक समय तो ऐसा था ही जब संघ के प्रचारकों को कोई नहीं चुनाव लड़ने वाला होता तो उन्होंने कहते यार आप ही लड़ दो, हारना ही तो है, आप ही लड़ दो। एक समय था ऐसा नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ दिल्ली में, तो हमारे यहाँ एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, तो वो और हमारी जो दिल्ली प्रांत की जो कार्यकारिणी थी उसके सदस्य थे, उन्हें बुलाकर कई बार बिठाते थे। बोले यार तुम चुनाव की बैठक लेने के लिए आए हो। तो एक समय वो आता था जब 4 अधिकारी इकट्ठे होकर के मेरे घर पे आते थे, अग्रवाल जी चुनाव लड़ना है, हारना है, आप ही लड़ लो। और मैं 3 चुनाव 4 चुनाव ऐसे लड़ा हूं। मतलब उनका ऐसा क्या, और कोई पूछने नहीं आता। क्या मैं आपको इसमें दूसरी बात जो है, ऐसा है कि अभी भी ये सब इतने सब में राम माधव जी ने जो अपने संपर्क संबंध उस समय में वहां बनाए थे जम्मू कश्मीर में, मुझे ऐसा लगता है वो इंटैक्ट है। उन्होंने उसको ठीक से अपना, बाद में जब इंडिया फाउंडेशन और वो सब वो जो चला रहे हैं, उसमें उनका एक ठीक सा उन्होंने उन कॉन्टैक्ट्स को अपना मेंटेन करके रखा है, और अभी भी उनकी वहाँ पे सुनवाई भी है और एक ग्राउंड कनेक्ट भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये कुल मिला करके इतना बड़ा जो स्टेप हुआ है ये हुआ होगा। मगर दूसरी बात जो इसमें है, आप देखिए कि ये वाला जो चुनाव हुआ है, ये बात ठीक है, उसमें महबूबा मुफ्ती भी हारी और फारूक अब्दुल्ला भी हारे, उमर अब्दुल्ला भी हारे। भाजपा ने 2 लोकसभाओं में 29 विधानसभाओं में लीड ली है। तीसरी लोकसभा में 7 सीटें हैं जो हिंदू बहुल है, उस पर शायद वो चुनाव लड़ा था, नहीं लड़ा था वो। तो कुल मिलाकर के इन 36 सीटों पर भाजपा एक अच्छी स्थिति में बनती है जम्मू कश्मीर में पूरे में। और कांग्रेस एकदम हाशिए पर है। कांग्रेस का वहां बहुत ज्यादा कुछ वजूद है, कंधे पे सवार हो गई, वो तो एनसी के कंधे पर सवार हुई है। और मुझे नहीं लगता कि एनसी का भी, जैसे प्रदीप जी बता रहे थे, और अभी 2 दिन लगाकर नतीजे कैसे आते हैं, अनंत जी अभी 2 दिन जम्मू श्रीनगर में 2 दिन लगा करके आए हैं।
वहाँ पर मतलब मेरा इनसे एक लंबा संवाद हुआ उस विषय में, तो वहाँ पर जो यूथ का पार्टिसिपेशन है, एनबीटी का एक फेयर था, नेशनल बुक ट्रस्ट का बुक फेयर था, उस बुक फेयर में जो वहाँ के यूथ का पार्टिसिपेशन था और विशेष रूप से जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन था, उसके विषय मैंने इसीलिए ये प्रश्न इनकी ओर सरकाया था पहले, वो ये उस पर गए नहीं, तो ये उसके विषय में ये बताएंगे कि, और परंतु ये भी ठीक है कि कश्मीर में बीजेपी विकल्प नहीं हो सकती, बीजेपी को शायद ढूंढने पे कैंडिडेट अभी बहुत कम मिलेंगे, मिल जाएंगे, कुछ कम मिलेंगे, मगर वोट परसेंटेज मुझे ऐसा लगता है, हम लोगों ने देखा ही, हाँ वो तो देखा ही है उस समय, और मुझे लगता है कि बीजेपी ठीक करेगी, अच्छा करेगी। सिर्फ वोट परसेंटेज ही बीजेपी के लिए हार और जीत होगी, बेसिकली वही हार जीत। पता नहीं, मैं पिछली बार लोकसभा में सीट की उम्मीद कर रहे थे आप? नहीं, सीट की घोषणा करके फंस चुका हूँ। अच्छा। उत्तर प्रदेश ने मुझे बड़ा लेट डाउन किया। चलिए ये यूपी की संख्या बहुत बड़ी है, वहाँ तो सभी के सभी गलत साबित हुए थे, तो उसको छोड़ ही देते हैं। मुझे जो लगता है कि जम्मू का जो इलाका है और उधर आप रजौरी और पुंछ के इलाके में भी अगर थोड़ा सा उधर जाए, जो जम्मू संभाग जिसको, हाँ रामबन तक, उसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छा करेगी। अब उसमें एक मियां अल्ताफ बड़ा फैक्टर होगा, बक्करवाल के जो नेता हैं, या इंजीनियर रशीद कहा जाता है, इंजीनियर रशीद के तौर पर एक ऐसा खड़ा किया जा रहा है आदमी, अब मुझे नहीं मालूम कौन खड़ा कर रहा है उनको, वो हो सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति हो जाए जो बाद में आपके लिए परेशानी भी करे, तो इंजीनियर रशीद को भी ठीक ठाक वोट मिलेंगे इस बार मुझे लगता है। और जिस प्रकार से वो जेल में होने की वजह से बावजूद अपना चुनाव जीते नहीं, उनको अभी भी उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए बेल की मांग की है ना, यूएपीए में बंद है वो, और जमात का फैक्टर भी वहां है, जमात का बड़ा फैक्टर, जमात पर प्रतिबंध है अभी, लेकिन जमात के कार्यकारिणी के 8 सदस्यों ने अभी वहां बैठक करके ये कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। और भाई चुनाव लड़ने पर, निर्दलीय चुनाव लड़ने पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये सब फैक्टर ना, ये सारे फैक्टर हमें लगता है कि कश्मीर में ही आपको देखने को मिलेंगे। और जम्मू, और अगर बीजेपी को, राजीव जी जैसी बात हो रही थी हम लोग की, कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 25 से 28 सीट आ जाती है 90 विधानसभा क्षेत्र में, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक ठाक पोजीशन होगा। और जैसा प्रदीप तो देखिए पिछले चुनाव में, पिछले में थी, मुझे लग रहा है 28 परिसीमन के बाद तो और बढ़ना चाहिए, नए परिसीमन में 30 के आसपास रेफरेंडम वाली बात कर रहे थे, कश्मीर में हो रहे हैं वो घाटी से, तो सर पहली बार आरक्षण लागू हो रहा है, SC ST को आरक्षण पहली बार मिला, डिलिमिटेशन जो हुआ है, इसके अलावा कश्मीर के बाहर के जो लोग और कुछ सीटें बढ़ी है ना शायद, चाहे वो जम्मू रीजन की सीटें वेटेज केंद्रीय सरकारों के, हाँ 43 हो गई हैं जम्मू रीजन की, और 47 है घाटी की, तो 4 का फर्क रह गया है। तो और उसके अलावा 5 सीटों पर नॉमिनेशन का अधिकार LG को है, उनमें 2 महिलाएं होंगी, 2 कश्मीरी पंडित और एक जो है पाकिस्तान से जो मीरपुर कोटली वाले, हाँ उस हिस्से से जो रिप्रेजेंटेशन देने जो गुलाम कश्मीर, तो ये जाहिर है कि ये 5 सीटें जो है बीजेपी के ही खाते में जाएंगी, तो ये एक फैक्टर है। लेकिन जो बाहर से लोग आए हैं, वहां रह रहे हैं 1 साल से ज्यादा, चुनाव आयोग ने कहा कि वो वोटर के रूप में अपने को रजिस्टर करा सकते हैं, तो ये पहली बार। तो चलिए, जो आप बाहर की बात, आपका समय अगर खत्म हो रहा है, ये दिक्कत है, बार-बार मुझे कहा जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक वाक्य, कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि 10 वर्ष बाद चुनाव हो रहे हैं, लोगों को याद रखना चाहिए कि सिर्फ 5 ही वर्ष बाद चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि 5 साल का तो कार्यकाल उनका होता ही, 4 साल तो रहे ही वो सरकार में। तो ये नैरेटिव मतलब ऐसा लग रहा है कि बड़ा लंबा अंतराल हो गया। चलिए, बीजेपी की जगह 5 साल की विधानसभा। चलिए, और बीजेपी के टेस्ट के साथ साथ यहाँ पर परिवारों का टेस्ट भी है, वहां पर मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार का क्या कुछ भविष्य होगा, वहां के नतीजे तय करेंगे। और यूपी में जिस तरह से राहुल और अखिलेश की जोड़ी चलने के लिए, क्या कश्मीर रीजन में भी ऐसा कुछ करिश्मा होगा? तो तमाम चीजें जो है धीरे धीरे परतें खुलने लगेंगी। लेकिन आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में इतना ही।